हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप सब? सो फाइनली गाइस, कल है मेरा लास्ट एग्ज़ाम और कल है मेरा जी का एग्ज़ाम, मतलब जेनरिक इलेक्टिव का। और जो कि मेरा उसमें वो सेकंड मेन सब्जेक्ट आएगा पॉलिटिकल के बाद, जो कि है हमारा हिस्ट्री। और हिस्ट्री में है दिल्ली थ्रू दी एजेस, तो वो आ रहा है हमारा। और गाइस फ़िलहाल गुड मॉर्निंग हो चुकी है, नहा धो के मैं एकदम तैयार हो चुकी हूँ। थोड़ा सा मॉर्निंग ड्रिंक अपना एंजॉय कर लें। आउच, अभी तो स्टिल यार बहुत गर्म है, ये देख सकते हो। फैट कम करने के लिए थोड़ा सा पीना पड़ता है, क्या करें। ये आपकी कैलोरीज को ना बर्न नहीं होने देता है, और क्या कहते हैं, जितना भी आपका फैट है उसको, क्या ही बोलूँ मैं, बस कंटिन्यू पीना है आपको। इसको कुछ नहीं है ये वाली ड्रिंक में, बस जस्ट आपको मॉर्निंग में जीरे का पानी पीना है, और वो भी गर्म करके जितना हो सके आप उसको खौला लें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये मेरी मम्मी मेरे को देख के हंसती रहती हैं, इनको लगता है मैं क्या पागलपंती कर रही हूँ। और आजकल गाइस ब्लॉग पे ना कमेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। ऐसे ही प्लीज़ कमेंट्स करते रहें, जिससे कि मुझे लगे कि हाँ, लोग मेरे ब्लॉग्स को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। ठीक है गाइस, अभी तो मेरी छोटी वाली बहन है ना, वो तो स्कूल चली गई है। सो वो स्कूल गई है, बाद में भी मैं आपको सीधा मिलती हूँ डायरेक्ट लाइब्रेरी में। ओके गाइस, लाइब्रेरी में मिलते हैं हम। हाँ, तो हमारा चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, तो इसमें है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म। नेशनलिज्म की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब की गई थी? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। राष्ट्रवाद की पहली जो पहल थी, मतलब नेशनलिज्म के बारे में पहली पहल जो की गई थी, वो 1789 में की गई थी, और उसी के साथ साथ हमारी फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने वाले के लिए ये कदम उठाए गए। ठीक है, ले पैट्रिक और ले सिटियोन के विचार, नया फ्रांसीसी झंडा। कैसे राइटिंग है तेरी, क्या लिखता है? हाँ, एस्टेट्स जनरल, ये क्या लिखा है? स्टेट जनरल की बैठक का नाम चेंज करके उसको नेशनल स्टेट जनरल की बैठक है भगवान, और उसका नाम स्टेट जनरल को चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रखा गया। नई स्तुतियाँ रची गई और शपथ ली गई, है ना। केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था प्रणाली बनाई गई। आंतरिक आयात निर्यात, है ना, शुल्क को माफ कर दिया गया। भार और माप को एक समान प्रणाली लागू की गई। फ्रांसीसी को आम लोगों की भाषा बनाई गई, है ना। फ्रांसीसी को आम लोगों की भाषा बनाई गई। उसके बाद नेपोलियन। फ्रांस में 1799 से 1855 तक शासन किया नेपोलियन बोनापार्ट ने, है ना। 1799 में प्रथम राजदूत बनकर ये पूर्ण आधिकारिक रूप से इसने सत्ता प्राप्त की। ठीक है, 1804 की नागरिक संहिता अथवा नेपोलियन की संहिता
1804 की हाँ, तो ठीक है, 1804 की नागरिक संहिता अथवा नेपोलियन की संहिता कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया, है ना, रिजर्व किया गया। देन प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया गया इसने, जो प्रशासन से लेके मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, उस चीज़ को। सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया। सामंतिक व्यवस्था थी जो चलाई गई थी, उसको समाप्त कर दिया। जैसे पुराने जो थे, जो भी उस टाइम के वो रहे होंगे, है ना, उन्होंने उस जो व्यवस्था बनाई गई होगी, पर अब जो आ गया था वो नेपोलियन आ गया था, तो नेपोलियन ने उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। जैसे सती प्रथा वगैरह थी, इसको एट द एंड समाप्त किया गया ना, कोई और व्यक्ति आया उसने समाप्त किया है। और किसानों को भू राजस्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाई, है ना, जो किसान टैक्स करते थे, है ना, जो भू राजस्व भरते थे, जमींदार जो शुल्क चुकाते थे, उनसे उसको मुक्ति दिला दी गई। यातायात और सिंचाई प्रणालियों में सुधार किया गया। अब आता है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। सामूहिक पहचान या समान सांस्कृतिक नहीं होने के कारण कोई भी राष्ट्र राज्य यूरोप में नहीं थे। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण के बारे में बताया गया इसमें कि सामूहिक रूप से समान संस्कृति न होने के कारण कोई भी राष्ट्र राज्य यूरोप में नहीं थे। अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग अक्सर अलग अलग भाषाएं बोलते थे, क्योंकि वहाँ पे राज्य में एक नेशनल देश नहीं था, राज्य नहीं थे, हाँ अलग अलग लोग रहते, हाँ, अलग अलग भाषा बोलते थे, ठीक है, और अलग अलग संस्कृति, है ना, समान पहचान वाले लोग वहाँ पे नहीं थे। अब आता है कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। कुलीन वर्ग यानी कि 3 लोग होते हैं, कुलीन, मध्य और पादरी, है ना। तो कुलीन वर्ग जो पहला वर्ग होता है, हाँ, सामाजिक और राजनीतिक रूप से आपस में विवाहित संबंधों से जुड़ा हुआ था। बोलचाल में फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे, ठीक है। इसमें कुलीन वर्ग के बारे में बताया है। जनसंख्या की दृष्टि में ये समूह छोटा था। और क्या कहते हैं, बुक में लिखा हुआ है इनके पहनावे के बारे में भी, कि घुटने तक का कच्छा पहनते थे, है ना, ऐसे ये सब भी लिखा होगा, बुक में लिखा है। मतलब ये तो तूने 3 पॉइंट ही लिखे हैं, बट डीप रीडिंग करोगे तो पता चलेगा। किसानों की जनसंख्या अधिकांश ज़्यादा थी, ठीक है। और जो हमारा मध्यम वर्ग था, कस्बों के विकास, हाँ, कस्बों के विकास और वाणिज्यिक वर्गों में उदय के साथ साथ ही नया सामाजिक वर्ग भी उभरा, जो लोग शिक्षित थे। उदारवादी मध्यम वर्गों के बीच में राष्ट्रीयता के विचारों को लोकप्रियता मिली। उदारवादी राष्ट्रवाद से क्या मानते हैं, है ना, क्या मायने थे इन लोगों के। उदारवादी व्यक्ति की आज़ादी और कानून के समक्ष बराबरी के लिए खड़ा था। निरंकुश शासक और पादरी वर्ग विशेषाधिकारों की समाप्ति चाहता था। संसद के माध्यम से एक संविधान और प्रतिनिधित्व सरकार थी। देखो, उदारवादी व्यक्ति की आज़ादी और कानून के समक्ष बराबरी के लिए खड़ा। जो उदारवादी व्यक्ति था ना, वो चाहता था समान रूप से लोगों को आज़ादी मिले, समान कानूनी चीज़ों को वो फॉलो करे, है ना, तो वो बराबरी के लिए खड़ा था। लेकिन निरंकुश शासक, जिसका किसी पे अंकुश नहीं है ना, और पादरी वर्ग विशेष रूप से संपत्ति, है ना, संपत्ति लिखा है ना, संपत्ति को महत्व देते थे। संसद के माध्यम से एक संविधान और प्रतिनिधित्व सरकार बनाई गई। आर्थिक क्षेत्रों में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीज़ों और पूंजी के आगमन पर राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त करने के पक्ष में थे, ठीक है। आर्थिक रूप से जो उदारवादी लोग थे, ये बाजारों की मुक्ति, चीज़ों की मंजूरी पे, है ना, पूंजी के आगमन पे